चिंता का विषय है, क्योंकि मैं जब रैली की जो घटना हुई, जब मैं वहाँ गया और फिर और भी मैंने बहुत से लंबे समय से ये भैया फोन बंद कर दो यार 2 मिनट के लिए, फोन रैली गया और उसके बाद रामगढ़ भी गया। मुझे लगता है कि हम लोग और हम में आप लोग भी शामिल हैं, मीडिया भी शामिल है, आमजन भी शामिल है, नेता भी शामिल हैं, जो सरकार में है वो भी शामिल हैं। अगर आज के दिन नहीं चेते तो मेरे ख्याल से हम अपनी आने वाली पीढ़ी का भविष्य जो है वो बर्बाद कर देंगे। मैं इनको प्राकृतिक दुर्घटनाएं या आपदा नहीं मानता हूं। हमने ध्यान ही नहीं दिया, क्लाइमेट चेंज पर कोई ध्यान नहीं दिया। जिस तरह से स्थिति पैदा हो रही है पूरे मध्य हिमालय के क्षेत्र में, जिस तरह से आपकी स्नो लाइन रिसीव हो गई है, लगता है अब आप जो है तरह तरह के उपकरणों से मध्य हिमालय की आप तासीर को जानते नहीं हो। और यहाँ तो जो ज्यादा करके जो मुझे नुकसान हुआ, मुझे ये लगता है कि अगर उस मलबे का ठीक ढंग से निस्तारण कर दिया गया होता, जो आपने जगह जगह सड़कें खोदी हैं, तो मेरे विचार से इतने लोग जो है अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं हो। मेरे ख्याल से एक नई शुरुआत करनी चाहिए। और आप ये देखिए कि मैं पिछली बार भी जब मैंने वनाधिकारों पर कहा था, यहाँ भूटान एक छोटा सा देश है और वहां का नागरिक आप पता कर लीजिए वो सबसे ज्यादा सुखी है। ये पीछे फोन पर बात मत करो भाई, मुझे से उत्तराखंड के बारे में बात कर रहे हैं। तो उत्तराखंड में अगर उनका आप देखेंगे तो उन्होंने कहा कि हम कार्बन न्यूट्रल स्टेट है, तो उत्तराखंड तो उससे ज्यादा कार्बन न्यूट्रल स्टेट है। तो फिर जो है उत्तराखंड के लोगों को उनका जो योगदान है हम वो क्यों नहीं दे रहे हैं। तो मेरी सीधी सीधी जो है, मैंने अभी उन लोगों से बातचीत की और आप जो है वो जैसे भिखारी को आप ये सोचते हो कि साहब 1-2 लाख रुपए दे देंगे, यहाँ 2 तरह से के मानक नहीं हो सकते। लखीमपुर खीरी में एक वहां पर मैं तो ये कहूंगा जो नालायकी और इससे मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, जो घटना वहां पर किसानों के साथ, आप किसी के ऊपर गाड़ी दौड़ा दो शांत बैठे हुए लोगों के ऊपर, अब वहां मानक आप 50 लाख रुपए जो है आप रंग दिखा रही है, चाहे वो आपदा के रंग हो या नहीं। आपदा को हम राजनीतिक रंग से जोड़े न जोड़े इसका तो आप उस पर विचार करिएगा, लेकिन आपदा आपदा होती है। और मैंने शुरू में कहा है कि ये जो आपदा है, तब चाहे रैनी से लेकर के और रामगढ़ तक, ये हम इसको मैन मेड, हमने खुद ही इन आपदाओं को आमंत्रण दिया है। और अगर आपदा आई है तो उसके मैनेजमेंट का, प्रबंधन का हम अभी तक कोई अच्छा जो है वो सिस्टम, प्रणाली विकसित नहीं कर पाए हैं, न उसके मानकों को जो है तर्क संगत बना पाए हैं। ये मैंने पहले ही कहा है और मैं बहुत चिंतित हूँ। रैनी भी गया था मैं, जहाँ से चिपको आंदोलन शुरू हुआ, और आज मैं रामगढ़ भी गया हूँ। और इसलिए मैं गया कि भाई इस राज्य के आंदोलन को शुरू करवाने में किशोर उपाध्याय की गिलहरी जैसी भूमिका रही है। यहाँ अगर कुछ खराब होता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है और उसके लिए मैं अपने को अपराधी मानता हूँ। हमने कुछ नहीं सीखा, क्योंकि अभी की आपदा अगर नहीं, उसमें अगर आप यहाँ उत्तराखंड में, भारत में आपदाओं का इतिहास देखेंगे तो उसमें जो टिहरी उत्तरकाशी का भूकंप आया 92-93 में, चमोली में भूकंप आया, उसके बाद अभी रिसेंटली ये 13 वाला जो जिस तरह की स्थिति हुई, जिसमें हजारों लोग जो है वो काल कवलित हो गए। उसके बाद जो है अभी रैनी में इतनी बड़ी आपदा आई और ये रामगढ़ में। तो मुझे लगता है कि हम जैसे कोई चीज़ होती है और उसके बाद जो एक मानवीय जो एक स्वभाव है, हम भूल जाते हैं और उस पर कोई विचार ही नहीं करते हैं। तो रामगढ़ हमको वो अवसर इसलिए देता है कि वहाँ सब बड़े बड़े लोगों का, कोई ये बता रहा था ये फलाने बड़े आदमी का है घर, ये फलाने बड़े आदमी का है। तो इस समय मेरे ख्याल से हमको उसको सुधारना चाहिए। आपदा की सटीक जो है तर्क संगत नीति बनानी चाहिए और भविष्य में इस तरह की घटनाएं उत्तराखंड में न हों, ये हमको सुनिश्चित करना चाहिए। अब तैयारी के बारे में देखिए, मैं
उस पर कुछ कहना नहीं चाहूँगा। निश्चित रूप से पार्टी अच्छे तरीके से अच्छा जो है वो भविष्य की 22 के चुनाव को जीतने की योजना बना रही होगी, लेकिन मेरा अपना एक मत है उत्तराखंड में, और जिसमें कि अब तक हमने ध्यान नहीं दिया कि उत्तराखंड में जो भी वनाधिकारों पर बात करेगा, वनाधिकारों को लाने का काम करेगा, वही मेरे ख्याल से अगली बार राज करेगा, और ये यहाँ उत्तराखंड के सुखद भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, में भी लागू किया जा सकता था जब आपकी सरकार थी, तब आपने इस ओर पहल क्यों नहीं? क्या करूं, दुर्भाग्य वन कानून 2006 में बन चुका था। दुर्भाग्यवश जो है मैं उस समय टिहरी की जनता का आशीर्वाद नहीं ले पाया। मैं 2013 में बहुत कम वोटों से मैं हार गया, लेकिन जब जागो तभी सवेरा समय, मेरी चिंता ये है कि मेरी पीढ़ी के लोगों ने अपना समय 2/3 जो है जीवन निकाल लिया, लेकिन आज जिस तरह की स्थिति में उत्तराखंड का युवा वर्ग है, जिस तरह के अवसाद में है, अगर अभी नहीं चेते तो मेरे ख्याल से वो बहुत देर हो जाएगी। वो आपके भी और हमारे सबके बच्चों का सवाल है, और उन बच्चों का भविष्य बनाने का मात्र जो फॉर्मूला है वो किशोर उपाध्याय ने दिया है। और मेरे ख्याल से राजनीतिक एजेंडा मैंने पहली बार ये फिक्स किया है कि राजनीतिक एजेंडा होना चाहिए उत्तराखंड का। ये नहीं होना चाहिए कि साहब ये फलाने इलाके का है, ये फलाने मंडल का है, फलाने जाति का है। आप ये बताओ कि साहब आप हमारे जीवन में क्या सुख लाओगे, उस पर चर्चा 22 की होनी चाहिए। जो भी ये चर्चा करेगा, इस पर काम करेगा, वही सरकार बनाएगी। अच्छा, आखिरी सब नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। उन्होंने अच्छे दिन को देख करके 2014 से लेकर के अब तक, और एक 2017 में डबल इंजन के लिए उन्होंने जिस तरह से आशीर्वाद दिया था, तो इससे ज़्यादा और क्या जो है वो मतदाता का फ़ायदा हो सकता है। इतने अच्छे दिन जो हैं जहां मेरे ख्याल से सरसों का तेल ही 100-200 रुपये 200 से पार हो चुका है, 250 पहुँच चुका है सरसों का तेल, और गैस सिलेंडर 1000 आज, हाँ, तो वहीं पर ये आता है वनाधिकार, जिसमें हम ये कह रहे हैं कि हमारा बिजली का बिल नहीं आना चाहिए, पानी का बिल नहीं आना चाहिए, एक रसोई गैस का सिलेंडर हमको निःशुल्क मिलना चाहिए। ये पक्का होना चाहिए कि परिवार में एक सदस्य को हम पक्की सरकारी नौकरी उसकी योग्यता के अनुसार देंगे। जो हमारा पहले था कि भाई मकान बनाना है तो रेत, बजरी, पत्थर, लकड़ी सभी निःशुल्क होनी चाहिए। हमारे बच्चों की शिक्षा, तब चाहे वो किसी भी स्तर तक पढ़ना चाहिए, तब चाहे इंग्लैंड और अमेरिका की यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि उसकी निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करे, और उसी तरह से सबसे अच्छे अस्पताल में लोग बीमार ना हों पहले तो, लेकिन अगर होते हैं तो सबसे अच्छे अस्पताल में देश के उसकी निःशुल्क जो है चिकित्सा की व्यवस्था होनी चाहिए। और ये मंत्र